हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं आर के रुद्र। अभी हम लोग बच्चे पढ़ने जा रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लेखक है महात्मा गांधी। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, एक ऐसे है जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम लोग 1 से 6 पैरा तक हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अभी हम लोग पैराग्राफ नंबर 7 की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए, फर्स्ट लाइन क्या कहता है पैराग्राफ 7 का, दे फर्दर रीजनड दैट। क्या कहता है, दे फर्दर। दे शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ पे एंसेस्टर्स के लिए किया गया है, जो छठे पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था। दे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, हमारे एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वजों के लिए किया गया। दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज वर अ स्नेयर एंड अ यूजलेस इनकम्बरेंस। कहते हैं कि हमारे पूर्वजों का ये तर्क है ना, हमारे पूर्वजों का ये तर्क है। दे फर्दर रीजन, हमारे पूर्वजों का ये तर्क है दैट की, क्या तर्क दिया हमारे पूर्वजों ने, कि लार्ज सिटीज वर अस्नियर, कि बड़े बड़े शहर क्या हैं, बड़े बड़े शहर क्या है, एक फंदा है। बड़े बड़े शहर क्या है, एक फंदा है। एंड अ यूजलेस एनकम्बरेंस, और कहते हैं और एक निरर्थक बाधाएं, और क्या बेफजूल की बाधाएं हैं। एंड दैट, और की लोग वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और लोग वहां खुश नहीं रहेंगे, लोग उन बड़े बड़े शहरों में खुश नहीं रहेंगे। देम शब्द का प्रयोग यहाँ पे उन शहरों के लिए किया गया है। कहते हैं दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, और कहते हैं वहां पे यानी उन शहरों में डाकुओं चोरों का गिरोह रहता है। गैंग्स मिस होता है गिरोह, या फिर कह सकते हो जिसको ग्रुप नहीं कह सकते हो, मतलब चोरों डकैतों का ग्रुप कह सकते हैं ना, कि चोर डकैतों का गिरोह रहता है, ग्रुप रहता है। प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम, और कहते हैं कि वहां पे वेश्यावृत्ति, क्या पे कहते हैं वहां यानी उन शहरों में वेश्यावृत्ति यानी वेश्याएं और पाप पनपेंगे। कहते हैं एंड दैट, और की पुअर मेन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मेन, और वहां पे उन बड़े बड़े शहरों में धनी लोगों के द्वारा निर्धन लोग गरीब लोगों को लूटा जाता है, लूटेगा, है ना। कहते हैं पुअर मेन वुड बी रॉब्ड, गरीब लोग वहां पे लूटे जाएंगे अमीर लोगों के द्वारा। दे वर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेजेज। कहते हैं इसलिए हमारे पूर्वज क्या कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा यह स्टेटमेंट लिखा जा रहा है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने क्या सोचा, इसलिए हमारे पूर्वजों ने गांव से ही संतुष्ट थे, इसलिए हमारे पूर्वज गांव से ही क्या थे, संतुष्ट थे। देखिए यहाँ पे मैंने आपको वोकैबुलरी भी दे दिया है। अस्नेयर मीन्स क्या होता है, अस्नेयर पढ़ते हैं इसको, इंग्लिश मीनिंग इसका होता है ट्रैप, और हिंदी मीनिंग क्या होता है इसका, फंदा, है ना। एनकम्बरेंस क्या पढ़ते हैं इसको, एनकम्बरेंस मीन्स क्या होता है, बर्डन यानी भार, बाधा, बोझ, है ना। चलिए, वाइस मीन्स क्या होता है, दोष, बुराई, दुराचार, पाप, है ना। फ्लोरिशिंग मीन्स क्या होता है, पनपना। चलिए, हम लोग इस तरह से पैरा नंबर, अभी हम लोग 8 की ओर बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 8। तो चलिए, पैराग्राफ नंबर 8 में हम लोग शुरू करते हैं। जरा ध्यान से हम लोग जरा इसको जरा ध्यान से पढ़िए बाबू, है ना, ध्यान दीजिए। कहता है दे सा दैट किंग्स एंड देयर स्वार्ट्स वर इंफीरियर टू द स्वार्ट्स ऑफ इथिक्स। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट, आप इसको याद कर लीजिए। ऐसा करिए, आप इसे कमेंट में मुझे लिख कर बता दिए तो मेरे लिए और भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान में रखिएगा। मैंने क्या बोला, दे सा, दे सा। अच्छा, दे का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, हमारे पूर्वजों के लिए हो रहा है। कहते हैं दे सा दैट, उन्होंने देखा कि, किन्होंने, हमारे पूर्वजों ने देखा कि किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स, किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वर इंफीरियर टू द स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स, कि राजा और उनकी तलवारें, हमारे पूर्वजों ने देखा कि राजा और उनकी तलवारें नैतिकता की तलवारों से घटिया थी। क्या देखा, जो हमारी नैतिकता है, जो हमारी मोरालिटी है, उसकी तलवारों, यहाँ पे तलवार का मतलब ये नहीं कि तलवार की बात हो रहा है, वहां पे उसके चरित्र की बात हो रही है, कि राजा और उसके चरित्र या फिर उसके जो कानून की व्यवस्था है, उसकी तलवार क्या है, उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, नैतिकता की व्यवस्था से क्या है, घटिया थी। यानी हम लोग जिस अवस्था में जी रहे हैं उससे कहीं ज्यादा वहां जाकर हम लोग बहुत ही घटिया अवस्था को हम लोग पालेंगे। and they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and fakirs। कहते हैं, और उन्होंने क्या बोला,
फकीर के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप होगा, है ना, टूट गया बाय मिस्टेक। चलिए, कहते हैं कि और उन्होंने क्या बोला कि एंड दे देयरफॉर, कहते हैं और उन्होंने क्या बोला कि और इसलिए हमारे पूर्वजों ने, और इसलिए हमारे पूर्वजों ने राजाओं को ऋषियों और फकीरों से तुच्छ मानते थे, है ना, कि वे राजाओं को, जो राजा थे ना, राजाओं को ऋषियों और फकीरों से तुच्छ, मतलब राजा को तो हम लोग बोलते थे बड़े हैं, राजा भगवान का स्वरूप होता है। जब हम लोग राजा से भी, हमारे लिए प्रधानमंत्री हमारे लिए एक है, पूरा देश का राजा कौन है, प्रधानमंत्री है यार, है ना, प्रधानमंत्री जी हैं। तो वहां पे पहले सब कुछ सर्वे सर्वा राजा ही हुआ करता था, और उस राजा को तो वही हमारे पूर्वज कह रहे हैं कि उससे बढ़िया, किससे, राजा से बढ़िया तो हमारे फकीर तुझ, है ना, हमारे फकीर और ऋषि मुनि हुआ करते थे। कहते हैं अ नेशन विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, और क्या कहते हैं कि अ नेशन विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, कहते हैं इस प्रकार की व्यवस्था या इस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, मैं भारत इज माई होम चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, संविधान होता है ना। कहते हैं इस प्रकार की व्यवस्था या इस प्रकार की संविधान, इस प्रकार का संविधान वाला राष्ट्र इज फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर। कहते हैं इस प्रकार का जो व्यवस्था है, इस प्रकार का जो संविधान है, दूसरों से सीखने के बजाय दूसरों को सिखाने के योग्य है। इस प्रकार का जो राष्ट्र है, जो देश है, दूसरों से सीखने के बजाय दूसरों को सिखाने के योग्य होता है। आगे कहते हैं दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स। कहते हैं दिस नेशन हैड क्या था, कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर। कहते हैं यह राष्ट्र में, क्या कहते हैं, इस राष्ट्र में अदालतें, यानी कोर्ट्स में क्या हुआ, अदालतें, वकील और डॉक्टर भी थे। इस कोर्ट में वकील, अदालत में क्या कहते हैं, इस राष्ट्र में अदालतें, वकील और डॉक्टर भी थे। बट देवर ऑल विद इन बाउंड, बट देवर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन वे सभी सीमा में बंधे हुए थे। जितने डॉक्टर से, लॉयर से, कोर्ट से, उन सभी की सीमाएं हुआ करती थी, उन सभी अपने अपने सीमा से बंधे हुए थे। कहते हैं एवरीबडी न्यू दैट, हर कोई जानते थे कि दिस प्रोफेशंस वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर, हर कोई जानते थे, जितने व्यक्ति थे हर कोई जानते थे कि ये जो व्यवसाय है, किस किसका, कोर्ट का, वकील का और डॉक्टर का जो व्यवसाय है, विशेष रूप से उत्तम नहीं थे, विशेष रूप से सुपीरियर नहीं था, विशेष रूप से मुख्य रूप से नहीं था। मोर ओवर these वकील्स एंड वेट्स डिड नॉट रॉब पीपल। कहते हैं कि मुख्य रूप से ये लोग नहीं थे, कहते हैं मोर ओवर, इसके अतिरिक्त द वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉब पीपल, इसके अतिरिक्त ये वकील और वैद्य लोगों को लूटते नहीं थे, इसके अतिरिक्त वकील और वैद्य लोगों को लूटते नहीं थे। दे वर कंसिडर्ड पीपल, क्या कहते हैं, दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स। कहते हैं दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट, कहते हैं उन्हें लोगों पर आश्रित माना जाता था। जो वकील थे या फिर जो वैद्य थे, उनको लोगों पर आश्रित माना जाता था। उनको, जैसे मान लिए मैं एक शिक्षक हूं तो किस पे आश्रित हूं, क्या मुझे समाज से कहीं कुछ मिलता, नहीं, तो हम लोग जितने टीचर थे वो सभी आश्रित हैं स्टूडेंट्स पे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स किस पे आश्रित हैं, पूरी तरह से शिक्षक पे, है ना। अब मैं बात करता हूँ वकील। अच्छा, वकील है, अगर कहीं पे केस मुकदमा ही नहीं हो तो लोग वकील को चूज करेंगे, नहीं। किसी की तबीयत भी खराब नहीं तो कोई डॉक्टर के पास जाएंगे, नहीं। तो कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से लोगों पर ही आश्रित होते हैं। ओके, चलिए आगे कहते हैं एंड सॉरी, कहते हैं नॉट दियर मास्टर्स, और कहते हैं ये लोग पूरी तरह से आश्रित थे, न कि उनके स्वामी थे। ये पूरी तरह से उस पर आश्रित थे, न कि उनके स्वामी थे। जस्टिस वाज टोलरेबली फेयर, कहते हैं जस्टिस जो न्याय जो था, कहते हैं जस्टिस वाज टोलरेबली फेयर, कहते हैं न्याय काफी हद तक निष्पक्ष था, है ना। क्या कहते हैं, न्याय जो है काफी हद तक क्या था, फेयर था, यानी निष्पक्ष था, है ना। चलिए थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि आपको और भी क्लियर दिखे। कहते हैं द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट,
कहते जो ऑर्डिनरी रूल थे यानी सामान्य रूल थे, सामान्य नियम, कहते द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, सामान्य नियम सामान्य नियम जो थे अदालतों से बचना था, सामान्य नियमों को अदालतों से क्या था, बाहर निकालता, उसको अदालतों से बचना था। कहने का तात्पर्य यहाँ पे कहिए देयर वर नो, कहते हैं देयर वर नो थॉट्स टू ल्यूर पीपल इनटू देम, देयर वर, कहते हैं देयर वर नो थॉट्स टू ल्यूर पीपल इनटू देम, उनमें लोगों को फंसाने के लिए दलाल नहीं थे, उन कोर्ट्स जो भी कोर्ट वहां पे थे उन्हें फंसाने के लिए लोगों के दलाल नहीं हुआ करते थे। दिस इविल टू वाज noticeable only in and around capitals, कहते हैं कि the evils to was, कहते हैं यह बुरे केवल, यह जो बुरे थे, कहते हैं यह बुरे केवल मुख्य नगरों में या उनके आसपास देखने को आती थी। ये जो व्यवहार है लोगों को फंसाने का काम, लोगों को लूटने का, वो सिर्फ क्या होता था, मुख्य नगरों में या उनके आसपास देखने में ये सारी चीजें हम लोगों को दिखाई पड़ती थी। आगे कहते हैं द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, कहते हैं कि जो कॉमन पीपल हुआ करते थे, सामान्य लोग स्वतंत्र रहते थे। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, सामान्य जो लोग थे वो स्वतंत्र रहा करते थे। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, और अपना कृषि का व्यवसाय चलाते, जो उनका व्यवसाय था उसको वो फॉलो करते थे, यानी अपना कृषि का व्यवसाय चलाते थे। दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, ये लाइन जरा याद रखना, दे इंजॉयड ट्रू आवर एंसेस्टर्स, यहाँ पर दे शब्द का प्रयोग हमारे आवर एंसेस्टर्स के लिए किया गया। एग्जाम्पल आपको मैं बोल रहा हूँ, इस बार आपकी ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान देना। कहते हैं दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, कहते हैं आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड ट्रू होम रूल, कहते हैं हमारे जो पूर्वज थे वे सच्चे स्वराज का आनंद उठाते थे। जो रियलिटी थी इंजॉय का, जैसे कहता अभी जो शहर में जो लोग रह रहे हैं वो लोग पंखे का हवा खाते हैं, कूलर का हवा खाते हैं, एसी का हवा खाते हैं, लाइट्स में रहते हैं, लेकिन जो प्योर विलेजियर है, पूरी तरह से गांव के जो लोग हैं, जो पूरी तरह से गांव में रहते हैं, उनका रहने का मजा क्या है, बहुत ही इंजॉय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? वो लोग शुद्ध हवा लेते हैं, शुद्ध पानी। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बड़े बड़े शहर में लोग क्या करते हैं, फिल्टर वाटर पीते हैं, बिस्लरी पीते हैं ना, और भी तरह तरह की चीजें होती है। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो क्या, अभी भी गांव के लोग जो है एकदम प्योर जेन्युइन होते हैं, उनकी ताकत दुगनी होती है यहाँ के लोगों की अपेक्षा में। ओके, चलिए अभी यहाँ पे हम लोग कुछ इसे हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे जो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। कहता है, जरा समझिएगा, कहता है इंडियाज ग्लोरी, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए नंबर। ओके, कहता है इंडियाज ग्लोरी इज दैट, खाली स्थान, इट इज, ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये ई तक है ना, आप लोग इसको बनाने का प्रयास करें, फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको 1 से लेकर के 7-8 पैरा तक है, आप उसको पढ़िए, है ना। आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज दे आर लेजी, नहीं, बिकॉज वो जानते थे क्या है, हम लोग उस पर पूरी तरह से आश्रित हो जाएंगे। तो ये सारा आप लोग भरिए, है ना। और अभी मैं इसको आगे बढ़ता हूँ, पैराग्राफ नंबर लेकर के 9 की ओर। ओके, चलिए नंबर हम लोग 9 शुरू करने जा रहे हैं, और उसको फिल इन द ब्लैंक्स आप भर लीजिए, आपका 1 नंबर भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उसमें से कोई ना कोई आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनकर आएगा, चिंता मत करिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको करने के लिए। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाई मी, कहते हैं जिस भारतीय सभ्यता का मैंने उल्लेख किया है, हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज, कहते हैं जिस भारतीय सभ्यता का मैंने उल्लेख किया है, ऐसा वर्णन इसके समर्थकों ने किया है। जो मैंने आपको बताया इसकी सभ्यता के बारे में, इसकी भारत के सभ्यता के बारे में, वो सभ्यता मैंने इसका वर्णन नहीं किया, वो इसके समर्थकों ने किया, वो इसके वोटरोज ने किया है, वो इसके वोटरीज ने किया है, जो इसके समर्थक हैं, इस भारतीय सभ्यता के समर्थक हैं, उन्होंने इन सब बातों को बोला है। इन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के किसी भी भाग में, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन,
एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और किसी भी सभ्यता में, और किसी भी सभ्यता में हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन कहता है सभी लोगों ने कभी संपूर्णता प्राप्त नहीं किए। कहते हैं पूरे को जरा ध्यान समझिए, कहते हैं जिस भारतीय सभ्यता का मैंने उल्लेख किया है ऐसा वर्णन इसके समर्थकों ने किया है। संसार के किसी भाग में इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के किसी भी भाग में, यहाँ पर नो है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, वहां पे मैं नो को लास्ट में जोड़कर बताऊंगा। संसार के किसी भी भाग में और किसी भी सभ्यता में सभी लोगों ने कभी संपूर्णता प्राप्त नहीं की है, कभी परफेक्शन को प्राप्त नहीं किया है। कहते हैं द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट टू द मोरल बीइंग। कहते हैं कि द टेंडेंसी, सभ्यता का रुझान, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता का जो रुझान है, जो प्रवृत्ति है, इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, चरित्र का विकास करना। यहाँ पे क्वेश्चन आया कि भारतीय सभ्यता का टेंडेंसी क्या रहा है, तो भारतीय सभ्यता का इंडियन सिविलाइजेशन या द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, भारतीय सभ्यता का जो रुझान रहा, जो प्रवृत्ति रहा, वो ये रहा है कि एंड दैट इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, की चरित्र का विकास करना। ये हमारी सभ्यता का क्या रहा है, प्रथम कर्तव्य रहा है। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट इमोरालिटी। कहते हैं लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, कहते हैं और पश्चिमी सभ्यता का अनैतिकता फैलाना, जो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन उसका प्रथम कर्तव्य ये रहा है कि वो अपने चरित्र का विकास करे। हम लोग आज भी कहते हैं ना, मेरी आन बान शान की बात है, मेरी इज्जत मेरी प्रतिष्ठा की बात है, हाँ उसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, है ना, होता है ना। तो लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन में ये सारी चीजें मान्य अमान्य है। जैसे मान लिया अगर आप किसी दूसरे कास्ट से विवाह करते हो तो वेस्टर्न में चलता है, वहां तो रोज 2-3 शादियां आए होते रहते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कर लोगे तो क्या हो जाता है, बहुत ही, अरे लव मैरिज कर लिया है, होता है ना। तो ये सारी जो होते हैं प्रोपोगेट, जो होते हैं, कहते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट इमोरालिटी, लेकिन जो पश्चिमी सभ्यता है वो अनैतिकता को फैलाने में लगा है। कहते हैं द लेटर इज गॉडलेस, द लेटर इज गॉडलेस, पिछली वाली जो सभ्यता का ईश्वर में कोई विश्वास नहीं था, पिछली वाली जो सभ्यता थी उसमें कोई विश्वास नहीं था ईश्वर में। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन, द लेटर इज गॉडलेस, कहते हैं द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, लेकिन कहते हैं कि फॉर्मर और पहले वाली का ईश्वर में विश्वास है। कहते हैं जो द लेटर इज गॉडलेस, जो बाद की जो सभ्यता है उसको ईश्वर में विश्वास नहीं, जो बाद की जो सभ्यता आ रही है उसमें उसको ईश्वर में विश्वास नहीं है, लेकिन फॉर्मर इज द बेस्ट, बट फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड, लेकिन जो पहले वाली जो सभ्यता थी या पहले वाले जो लोग थे, जो पूर्व के जो लोग थे, उन्हें क्या था, ईश्वर में विश्वास था। कहते हैं सो इसलिए अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, कहते हैं इसलिए ऐसा समझकर और ऐसा विश्वास करके, है ना, सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, ऐसा समझकर और ऐसा विश्वास करके, इट behoves every lover of India to cling to the old Indian civilization, कहते हैं ऐसा समझकर और ऐसा विश्वास करके भारत के हर प्रेमी के लिए उचित है, ऐसा समझना और ऐसा विश्वास करना भारत के हर प्रेमी के लिए, हर लवर, इंडियन लवर के लिए क्या है, उचित है। कहते टू क्लिंग द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट, कहते हैं कि भारत के हर प्रेमी के लिए उचित है वह भारतीय सभ्यता से इसी तरह से लिपटा रहे, वो भारतीय सभ्यता से क्या रहे, इसी तरह से एकदम जैसे लिपटा रहे। और कैसे, इवन एज, जैसे अ चाइल्ड क्लिंग टू अ मदर्स ब्रेस्ट, कहते हैं, मैं पूरा लाइन को जरा फिर से पढ़ता हूँ जरा समझना। कहते हैं कि पहले वाले को ईश्वर में विश्वास था, विश्वास है, सो अंडरस्टैंडिंग ऐसा समझना, सो बिलीविंग और ऐसा विश्वास करना, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, भारत के हर प्रेमी के लिए उचित है कि टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, वह पुरानी भारतीय सभ्यता से क्या रहे,
इसी तरह से लिपटा रहे, उसमें विश्वास करता रहे, उसको ऐसी तरह से समझते रहे, उस ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन को, पुराने वाले हमारे भारतीय सभ्यता को उसी तरह से हम लोग समझते रहे। इवन एज किसकी तरह हम लोग अपनी सभ्यता से लिपटे रहे, उस बच्चे की तरह लिपटे रहे जो बच्चा अपनी माँ के छाती में दूध जब पीता है तो इतना कितना चिपक करके एकदम है ना, वो अपनी माँ का जो है ना दूध जब पीता है बच्चा तो उसको छोड़ा नहीं सकते, इतना जोर से अपनी माँ की छाती में लटका हुआ रहता है ना। तो वही महात्मा गांधी कहते हैं उस बच्चे की भांति उस अपनी माँ के ब्रेस्ट में लटका हुआ बच्चा है जो कितना लपटे हुए अपनी माँ को रहता है, उसी उसी तरह से हम लोग अपनी भी सभ्यता से क्या रहे, लिपटे रहे हम लोग, उसी अपनी सभ्यता को हम लोग अपने उसी आदर के साथ और उसी तरह से हम लोग देखते रहे कि वही है जो हमारी जन्मभूति। जैसे बच्चा जब माँ के दूध जब पीता है तो उसको क्या मिलता है, उसको ताकत, उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। एक माँ महान कब बनती है, जब वो अपने बच्चे को पालन पोषण करते, अपने बच्चे को जन्म देते, अपने बच्चे को अपने सीने का दूध पिला, छाती का दूध पिलाती है, तब जाकर वो माँ महान बनती है ना। बाप क्यों नहीं उतना बन जाता है ना, क्या बोलती माँ दया, इससे तो माँ को करुणा बोला जाता है ना। तो उसी लिए कह रहे हमारे महात्मा गांधी क्या बोल रहे हैं कि एक बच्चे की भांति हम लोग को अपनी सभ्यता की तरह सभ्यता में लिपटना चाहिए। कहते आई एम नो हेटर ऑफ वेस्ट, कहते मैं पश्चिमी सभ्यता का नफरत करने वाला व्यक्ति, ऐसा नहीं कि मुझे पश्चिमी सभ्यता पसंद नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे पश्चिमी सभ्यता का मैं घृणा करने वाला हूं या नफरत करता हूं, ऐसा नहीं है। आई एम थैंकफुल टू वेस्ट फॉर मेनी थिंग्स, है ना, कहते हैं कि मैं पश्चिमी सभ्यता को धन्यवाद करता हूं, बहुत सारी चीजों के लिए मैं उसे धन्यवाद करता हूं। फॉर मेनी थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, कहते हैं आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट, मैं पश्चिमी सभ्यता का धन्यवाद करता हूं। फॉर मेनी अ थिंग, क्या लिखा हुआ, फॉर मेनी अ, अगर फॉर मेनी अ थिंग की जगह पर फॉर मेनी थिंग्स भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, गांधी जी कह रहे हैं क्योंकि मैंने पश्चिमी सभ्यता से, पश्चिमी देशों से बहुत सी बातें सीखी है, बहुत सी बातें सीखी है। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी, कहते हैं लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता का आभारी हूं, लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता का आभारी हूं दैट की इफ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, कहते हैं कि अगर मैं, कहते हैं अगर मैं भारत हो, कहते हैं कि अगर मैं भारत, एक मिनट रुकिए बाबू, कहते हैं अगर मैं भारत को पूरी तरह ऊंचाई तक उठाऊं, एक मिनट मैं इसको पूरा हटा ही देता हूं। कहते हैं इफ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, कहते हैं कि भारत पूरी ऊंचाई तक उठे, है ना, कहते हैं कि यदि मैं चाहता हूं कि भारत पूरी ऊंचाई तक उठे, आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रैंकली दैट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, है ना, कहते हैं कि आई मस्ट टेल, मैं अपने कंट्री वासियों को, अपने देशवासियों को फ्रैंकली कहना चाहता हूं, एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, मैं अपने देशवासियों को स्पष्ट बता देना चाहता हूं, फ्रैंकली कह देना चाहता हूं कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, कि आधुनिक सभ्यता के अपने कई वर्षों के अनुभव के आधार पर, आधुनिक सभ्यता के अपने कई वर्षों के अनुभव के आधार पर आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम इट एंड दैट इज दैट वी मस्ट सन इट ऑल द कॉस्ट, हमने कहा, गांधी जी कह रहे हैं आधुनिक सभ्यता के अपने कई वर्षों के अनुभव के आधार पे मैं इसे एक ही पाठ सीखा हूं, मैंने इससे आधुनिक सभ्यता से पूरे अनुभव मैंने एक ही पाठ सीखा, और वो क्या सीखा है, एंड दैट इज दैट वी मस्ट सन इट ऑल कॉस्ट, कि क्या मैंने सीखा, और वह ये है कि इसका हर कीमत पर त्याग कर देना चाहिए। हमने आधुनिक सभ्यता से यही सीखा है कि हमें आधुनिक सभ्यता को हर कीमत पर क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। हमने बस आधुनिक सभ्यता से यही कुछ सीखा है कि हमें आधुनिक सभ्यता का क्या कर देना चाहिए बच्चे, त्याग कर देना चाहिए। आपको मैं भी थोड़ा इससे, गांधी जी से मैं इस बात को लेकर सहमत हूं कि गांधी जी ने भले, है ना, क्या क्या है ना, वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने बात बोला है कि हमें आधुनिक सभ्यता को त्याग कर देना चाहिए। ऑफ कोर्स डियर, आप बोलोगे सर अगर हम त्याग कर देंगे तो आप और मेरे में कम्युनिकेशन कैसे होगा, ऑफ कोर्स अच्छी बातें भी और अच्छी चीजें भी है, आधुनिक सभ्यता जो चीज खराब है वो चीज उस चीज में अच्छाई भी होती है, ऐसा नहीं है
कि अगर आपको मैं बुरा लग रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मुझ में कुछ अच्छाई नहीं है, अगर आपको मैं अच्छा लग रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मुझ में कुछ बुराई नहीं है। मुझ में बुराई और अच्छाई हर चीज में होती है, तो आधुनिक सभ्यता में भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन। कहते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या, आधुनिक सभ्यता क्या है, जरा मुझे ये बताइए। मॉडर्न सिविलाइजेशन आप किसे कहते हो, आधुनिक सभ्यता क्या है। इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। यहाँ पे बता रहे हैं कि आधुनिक सभ्यता क्या है, तो कह रहे हैं गांधी जी इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। क्या कहते हैं, यह भौतिक वस्तुओं की उपासना है। मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, तो भौतिक वस्तुओं की क्या है, उपासना है। और क्या है, तो इट इज द वर्शिप ऑफ ब्रूट ऑफ इन अस। ध्यान देना, अगर कोई पूछे व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, तो कहना मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। इट इज द वर्शिप ऑफ अ ब्रूट इन अस। और क्या कहते हैं, यह हमारे अंदर यानी आधुनिक सभ्यता हमारे अंदर की पशुओं की उपासना है। आधुनिक सभ्यता क्या, हमारे अंदर के पशुओं की क्या है, उपासना है। इट इज unadulterated materialism and modern civilization is nothing। कहते हैं कि और क्या है ये, तो कहते हैं यह कोरा भौतिकवाद है। यह क्या है, अनअडल्टर्ड मटेरियलिज्म। कहते हैं यह कोरा मतलब पूरी तरह से भौतिकवाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, और कहते हैं और आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं है। इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ ट्रायम्फ एंड मटेरियल सिविलाइजेशन। कहते हैं आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं है यदि पग पग पर यानी यदि कदम कदम पर पग पग पर भौतिक सभ्यता की विजय के बारे में विचार नहीं करती। अगर पग पग पर भौतिक सभ्यता के विजय के बारे में, उसके जीत के बारे में अगर हम विचार नहीं करते हैं, ट्रायम्फ नहीं के बारे में विचार नहीं करते हैं, तो क्या है, तो भौतिक सभ्यता, तो आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को कदम कदम पे क्या चाहिए, सुविधा चाहिए। क्या चाहिए बाबू, सुविधा चाहिए। और उसी सुविधा को हम लोग पाने के लिए क्या करते हैं, हर तरह के व्यक्ति हथकंडे अपनाते हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो। सही काम के अगर आप सही काम करके अगर आप कर रहे हो तो फिर डेफिनेटली सही है। लेकिन कोई बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो गलत कार्य करके भी अपना काम धंधा कर रहे हैं, जो बिल्कुल क्या है, अनैतिकता का घोतक है। चलिए पैरा नंबर 12 पे चलते हैं। कहते हैं इट इज परहैप्स अननेसेसरी। कहते हैं इट इज परहैप्स अननेसेसरी। कहते हैं कि इट इज परहैप्स अननेसेसरी, कहते हैं कि ये यदि मतलब कहते हैं कि आवश्यक नहीं है। ये क्या है, शायद ये आवश्यक नहीं है। इफ नॉट यूजलेस, अगर ये बेकार नहीं है तो क्या है, टू वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन। कहते हैं कि इट इज परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस टू वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन। कहते हैं संभवतः यानी प्रायः सामान्य तौर पे अगर देखा जाए तो दोनों सभ्यताओं के गुणों को परखना, गुणों को तोलना, गुणों को मापना यदि बेकार नहीं तो अनावश्यक है। कहते हैं दोनों यानी ओल्ड सिविलाइजेशन और मॉडर्न सिविलाइजेशन को अगर हम परखा जाए तो ये बेकार नहीं तो क्या, अनावश्यक है। बेकार नहीं है तो क्या, ये अनावश्यक, उसको मापना ही अनावश्यक है, उसको करने की जरूरत ही नहीं है। आपको साफ साफ दिख जाता है। इट इज लाइकली दैट यह संभव है कि द वेस्ट हैज इवोल्व्ड द सिविलाइजेशन स्टडी टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स। कहते हैं द वेस्ट हैज इवोल्व्ड अ सिविलाइजेशन suited to its climate and surroundings। कहते हैं यह संभव है कि पश्चिमी ने यानी पश्चिम सभ्यता ने, पश्चिमी लोगों ने अपनी सभ्यता का विकास अपने जलवायु और वातावरण के अनुकूल किया। जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं उन लोगों ने अपनी सभ्यता का विकास जो है अपने जलवायु यानी अपने क्लाइमेट और अपने सराउंडिंग्स, अपने जलवायु और वातावरण के अनुकूल किया एंड सिमिलरली और अगर देखा जाए कहते हैं कि इसी प्रकार वी हैव अ सिविलाइजेशन suited to our conditions and both are good in their own respective spheres। कहते हैं कि और इसी प्रकार हमारी अपनी सभ्यता हमारी अपनी परिस्थितियों के अनुकूल है। हमारी अपनी सभ्यता हमारी अपनी परिस्थितियों का क्या है, हमारी अपनी परिस्थितियों के अनुकूल है। एंड बोथ आर गुड इन देयर
ऑन देयर ओन रिस्पेक्टिव सेपर्स कहते हैं, और दोनों अपने अपने क्षेत्र में अच्छे हैं, और दोनों इंडियन सिविलाइजेशन हो या फिर वेस्टर्न सिविलाइजेशन हो, दोनों अपने अपने जगह पर क्या है, सही हैं। दोनों अपने जगह पर क्या है, सही हैं। कैसे? जैसे हम बात करते हैं अगर इंडियन सिविलाइजेशन की, जैसे अगर विदेशी लोगों की अगर हम बात करें तो विदेश के लोग ज्यादा समय तक हमारे इंडिया में नहीं रह पाएंगे। अगर रहना होगा तो उनको उस चीज के लिए अनुकूल करना होगा, उन चीजों को करना, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट कहते हैं पैरा नंबर 13। कहते हैं द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफरेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। कहते हैं द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता, क्या कहते हैं, आधुनिक सभ्यता, मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता मनुष्य की इच्छाओं के अनंत फैलाव का एक विशिष्ट गुण है। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं आधुनिक सभ्यता का विशिष्ट गुण क्या है, कि विशिष्ट गुण क्या है कि हमारी इच्छाओं को, यानी मनुष्य की इच्छाओं के अनंत फैलाव तक पहुंचाना, यानी मनुष्य की जो इच्छा है उसको अनंत दूरी तक क्या करना, इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, मनुष्य की इच्छा को अनंत दूरी तक फैलाना, ये हमारी क्या, हमारे मॉडर्न सिविलाइजेशन की क्या है, प्राथमिकता, उसका गुण है। आगे कहते हैं द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इंपरेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन, कहते हैं कि लेकिन अगर हम बात करें प्राचीन सभ्यता का गुण की, तो प्राचीन सभ्यता का गुण इन इच्छाओं को अनिवार्य रूप से सीमित करना है। जैसे जो भी चीजें हम लोग पुराने समय में किया करते थे, उन सभी चीजों को क्या कर दिया था, अगर उन सभी चीजों को एक लिमिटेड समय के लिए, एक लिमिटेड टाइम के लिए उसको बांध दिया गया था। जैसे अगर पढ़ाई है तो पढ़ाई का एक अलग टाइम था, है ना, काम है तो काम का अलग, मतलब हर चीज का हर सेक्शन क्या था, अपने अपने टाइम पे बटा हुआ था। अभी हम लोग क्या करते हैं, जब जिसकी जो इच्छा होती है वो करते हैं। कहते हैं एंड अ स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिज वांट्स, और कहते हैं क्या कहते हैं, और कठोरता से उन इच्छाओं को नियंत्रित करना, है ना, और उतने ही जितना सबको रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया, सबको उन सभी नियमों में बांध दिया जाता था पुराने समय में, और सभी को उन इच्छाओं को कठोरता से नियंत्रित करते थे। और आगे कहते हैं द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसेटिबलनेस, यानी असंतुष्टि होता है, इनस्टेबलनेस arises really from want of living faith in a future state and therefore also a divinity। कहते हैं कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो कहते हैं कि वास्तव में, रियली में अगर बात करें, जेन्युइनली अगर हम बात करें तो वास्तव में आधुनिक सभ्यता, आधुनिक या पश्चिमी असंतुष्टि का कारण है। वास्तविकता अगर हम बात करें तो आधुनिक सभ्यता या पश्चिमी सभ्यता असंतुष्टि का कारण और उनका भविष्य में और ईश्वर में सच्चे विश्वास की कमी का कारण है। वास्तव में अगर हम बात करें तो आधुनिक सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता क्या असंतुष्टि का कारण उनका ये है कि भविष्य में, यानी इन फ्यूचर, यानी भविष्य में ईश्वर में, यानी गॉड में, डिवाइनिटी में सच्चे विश्वास की कमी का कारण है। हम लोग क्या कहते हैं, धीरे धीरे हम लोगों को भगवान से, यानी ईश्वर पर से भरोसा क्या होता जा रहा, उठता चला जा रहा है। कहते हैं कि the restraint of ancient or western civilization arises from a belief, often in spite of ourselves, in future state and experience of divine power। और कहते हैं कि प्राचीन या पूर्वी सभ्यता, कहते हैं द रेस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट और वेस्टर्न सिविलाइजेशन, है ना, ईस्टर्न, सॉरी यहाँ पे मैंने वेस्टर्न पढ़ा दिया, ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइज फ्रॉम अ बिलीफ कहते हैं प्राचीन और पूर्वी सभ्यता का संयम भविष्य की परिस्थिति एवं ईश्वर की शक्ति में विश्वास के कारण है। उनकी जो पावर है, उनका जो संयम है, वो भविष्य की परिस्थिति को देखते हुए और ईश्वर की शक्ति में विश्वास का कारण बना हुआ
है। हम लोग अब बात करते हैं बच्चे 14वें पैराग्राफ की 14 पैरा की। आगे कहता है सम ऑफ द इमीडिएट ऑफ ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट कहते हैं सम ऑफ द इमीडिएट कहते हैं कि आधुनिक आविष्कार, आधुनिक इन्वेंशन जो मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट कहते हैं कि आधुनिक आविष्कार के कुछ तुरंत सम ऑफ द इमीडिएट कहते हैं आधुनिक आविष्कारों के कुछ तुरंत एवं चटकीले है ना ब्रिलियंट रिजल्ट कुछ चटकीले परिणाम ऐसे पागल बनाने वाले हैं कि उनका विरोध करना असंभव है। जो आधुनिक समय में नहीं, आप लोग देखते हो अरे भाई ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो फटाफट 200 500 1000 1000 रुपया तुरंत मिलेगा। अच्छा बच्चे क्या करते हैं, अच्छा 1000 रुपया नहीं देता आपको 50 या 20 100 रुपया देता, क्या करते हो आप लोग फटाफट 10 जगह शेयर करो 10 रुपया मिलेगा। तो बताओ 10 रुपया शेयर करके क्या करोगे। 100 रुपया भी अगर पर डे आपको मिलता है तो 30 दिन में आपको मिलेंगे कितने 3000 रुपया। क्या आपको लगता है शेयर करने से मिल जाता है? जो भी अपने मेहनत पे है ना, अपने मेहनत पे विश्वास करिए। कहते हैं आजकल के जो आविष्कार हो रहे हैं वो पागल बना देने वाला रहता है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, कहते बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट कहते लेकिन मुझे किसी प्रकार का भी कोई संदेह नहीं है दैट विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेसिस्टेंस, कहते हमें कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य की विजय उनका विरोध करने में है कि मुझे कहते मुझे कोई इस प्रकार का संदेह नहीं है कि मनुष्य की विजय, मनुष्य का जो विजय है उनका विरोध करने में है। वी आर इन डेंजर ऑफ बर्टनिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर द मेंटरिंग प्लेजर, कहते हैं कि हम क्षणिक आनंद के बदले शाश्वत लाभ ले लेंगे है ना, शाश्वत लाभ दे देंगे। कहते हैं हम क्षणिक आनंद के पीछे अगर भागते हैं, क्षण भर के लिए आनंद के पीछे भागते हैं तो क्या होगा, हमें वहां से सिर्फ और सिर्फ दुख मिलेंगे, कभी सुख प्राप्ति नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जस्ट एज इन द वेस्ट, नेक्स्ट पैरा नंबर 15, just as in the west they have made wonderful discoveries in things material, कहते हैं just as in the west, जैसा पश्चिमी सभ्यता में या जैसा पश्चिमी लोगों में, जैसा पश्चिमी देश में they have made wonderful discoveries in things material, भौतिक वस्तुओं के बारे में अद्भुत आविष्कार किए हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने, वेस्टर्न पीपल ने भौतिक वस्तुओं के बारे में अद्भुत आविष्कार किए हैं। Similarly, Hinduism has made a still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit, of the soul. कहते हैं उसी प्रकार से हिंदू धर्म ने भी क्या किया है, हिंदू धर्म ने भी क्या किया है, has made a still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit, of the soul, धर्म जीव आत्मा और आत्मा के बारे में अद्भुत खोज किए। इसी प्रकार हिंदू धर्म ने भी धर्म किसके बारे में, धर्म के बारे में, जीवात्मा के बारे में और आत्मा के बारे में अद्भुत खोज की है। अद्भुत खोज की है। तो ये जो है ना, ये हम लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि जो हमारे जो हिंदुइज्म जो है, हमारे हिंदू धर्म में भी क्या है, ऐसे खोज किए गए हमारे हिंदू के द्वारा, हमारे ग्रंथों के द्वारा, हिंदू ग्रंथों के द्वारा ऐसे खोज किए गए रिलीजन, धर्म के बारे में, आत्मा के बारे में, जीवात्मा के बारे में। एक होता है आत्मा बच्चे, एक होता है जीवात्मा। आत्मा हमारे प्राण को क्या करता है, हमारे शरीर को संचालित करता है, जबकि जीवात्मा क्या करता है, उस जीवात्मा के अंदर में होता है परमात्मा। और जो बोलते हैं ना आपको मरने के बाद क्या करता है, उसको लोग कूटता है, मारता है, काटता है ना, तो वो होता है जीवात्मा के साथ ऐसी क्रियाएं होती है, शरीर तो यहीं पे जल जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट हम लोग पैराग्राफ 16 की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं व्हाट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइंड डिस्कवरीज, कहते हैं बट वी हैव नो, कहते हैं लेकिन इन महान और सुंदर खोजों को देखने के लिए हमारे पास आंखें नहीं है, हमारे पास वो आंखें नहीं जो आंखें हम
जिन आंखों से हम आत्मा को देख सकते हैं, जीवात्मा को देख सकते हैं, परमात्मा को देख सकते हैं, वो आंखें हमारे पास नहीं है। वी आर डैजल्ड बाय देयर मटेरियल प्रोग्रेस। कहते हैं कि हम चकित हैं उनकी भौतिक उन्नति से। किनकी? हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन के भौतिक उन्नति से चकित हैं कि वेस्टर्न साइंस हैज मेड की, क्या हम लोग चकित हैं कि जो पश्चिमी विज्ञान ने बनाया है, आई एम नॉट, जो पश्चिमी विज्ञान ने बनाया है, आई एम नॉट इनेमोर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस कि मैं उस प्रगति से मोहित नहीं हूं। कहते हैं जो पश्चिमी सभ्यता ने उन्नति किया है अपने आप को, उससे क्या है, उससे हम लोग चकित हैं, उससे हम लोग क्या है, चकित हैं। आई एम नॉट इनेमोर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस, मैं उस प्रगति से मोहित नहीं हूं, ऐसा गांधी जी कहते हैं। इनफैक्ट वास्तव में इट ऑलमोस्ट सीम्स एज दो God in his wisdom has prevented India from progressing along those lines so that it might fulfill its special mission of resting the own rust of materialism. कहते आई एम नॉट इनरोल्ड ऑफ द प्रोग्रेस, मैं उनकी प्रगति से मोहित नहीं हूं। इनफैक्ट वास्तव में इट ऑलमोस्ट सिम्स, यह लगभग ऐसा लगता है, इट ऑलमोस्ट सिम्स, यह लगभग ऐसा लगता है, एज दो, जैसे गॉड इन हिज विजडम, भगवान ने उनकी बुद्धि में भारत को रोका है, हैज प्रिवेंटेड इंडिया, भारत को रोका है, फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स, उन रेखाओं के साथ आगे बढ़ने से भगवान ने भारत को क्या किया, रोका है। सो दैट, ताकि इट माइट fulfill its special mission of resisting on rust of materialism, यह भौतिकवाद के प्रवाह यानी फैलाव यानी बाढ़ का सामना करने के अपने विशेष मिशन यानी लक्ष्य को पूरा कर सके। ये हम लोग का हो गया बच्चे पैराग्राफ नंबर 16। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 16 वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में अटेंड कर लेंगे। ओके, चलिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ खुद का ख्याल रखें, अपने माता पिता का भी ख्याल रखें। थोड़ी सी मैं अभी मेरी तबीयत खराब थी है ना, इसके वजह से। ओके, बाय बाय, टेक केयर।